तो हाँ, तो अभी अभी हम क्या देखने वाले हैं, तो अभी हम इंटर परीक्षा 2025 के लिए हम 12th जो आपका केमिस्ट्री है उसमें जो परीक्षा में जो आने वाले हैं उसमें से हम चुन के 70 ऑब्जेक्टिव लाए हुए हैं, जिसमें आपको सारे चैप्टर से 1 से 15 चैप्टर तक के इसमें से मिला हुआ क्वेश्चन रहेगा, जो आपके इंपॉर्टेंट रहेगा। इंपॉर्टेंट 70 ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। उससे पहले क्या कीजिए, आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम वीवीआई कह सकते हैं, 70 वीवीआई बताने वाले, इसको आप लोग निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्रिस्टल के सीमित पैकिंग में सबसे अधिक खाली स्थान होता है। यानी आपका जो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल, तो सबसे पहला चैप्टर में ये क्वेश्चन आता है कि क्रिस्टल के सीमित पैकिंग में सबसे जो अधिक खाली स्थान होता है वो किस में होता है। एक में है कि सरल घन इकाई सेल में, बी में पिंड केंद्रित यानी बीसीसी में, सी में है फलक केंद्रित में यानी एफसीसी में, और डी में है इनमें से सभी। क्या हो जाएगी, क्रिस्टल के सीमित पैकिंग में सबसे अधिक खाली स्थान किस में होती है। तो आप जानते होंगे जो सबसे खाली स्थान होती है वो होती है सरल घन इकाई सेल में, यानी बीसीसी में नहीं होगा, एफसीसी में नहीं होगा, ये इनमें से सभी भी नहीं होगा। सरल घन इकाई सेल में क्या होगा, ये आपका होगा क्रिस्टल के सीमित सबसे खाली स्थान इसमें ही होता है। किसमें होता है, सरल घन इकाई सेल में, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो गया ए नंबर, एकदम राइट आंसर बताया जा रहा है। आप वो इसे निश्चित रूप से याद कर लीजिए। और चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन में है किस क्रिस्टल संरचना में सीमित पैकिंग अधिकतम होता है। किस क्रिस्टल जो संरचना होती है इसमें सीमित जो होती है पैकिंग वो अधिकतम होती है। एक में है सरल घन इकाई सेल में, बी में है फलक केंद्रित यानी एफसीसी में, और ए में था कि सरल घन इकाई सेल यानी एससीसी में, और सी में पिंड केंद्रित सेल यानी बीसीसी में, और डी में है इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, किस क्रिस्टल संरचना में सीमित पैकिंग अधिकतम होता है। तो आपका अधिकतम किस में होती है, तो आपका होती है ये सरल घन इकाई सेल में भी नहीं होती है, इसमें नहीं होगा। ये आपका पिंड केंद्रित सेल यानी बीसीसी में भी नहीं होगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा। बचिएगा कौन, बचिएगा फलक केंद्रित सेल, यानी यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पर है बीसीसी संरचना में पैकिंग दक्षता एवं वाइट्स कितना होता है, यानी कितना होता है। बीसीसी यानी में पैकिंग दक्षता एवं वाइट्स कितने होते हैं, मतलब क्षमता कितनी होती है, कितना भरा होता है, कितना खाली होता है, ये आपको बतानी है। तो एक में के 90% तथा 10%, बी में है 80% एवं 20%, सी में है 70% एवं 30%, और डी में है 68% एवं 32%। यानी कितना इसमें भरा होता है और कितना खाली होता है, यही आपसे बतानी है कि बीसीसी रचना में पैकिंग दक्षता एवं वाइट्स कितने होते हैं। तो ये आपका कितने होते हैं, तो ये आपका होती है 68%, आपका होती है ये 68% एवं 32% होते हैं खाली। तो इसमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ये ऑप्शन ये 70 नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपको हो जाएगा ये 68% और 32% वाला, इसका हो जाएगा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा डी। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर, 4 नंबर है। एफसीसी या एचसीसी में या सीसीबी में पैकिंग दक्षता तथा वाइट्स में प्रतिशतता कितनी होती है। प्रतिशतता कितनी होती है, एक में है 74, 26, बी में है 68, 32, सी में है 70, 30, डी में इनमें से कोई नहीं। एफसीसी, एचसीसी और सीसीबी में पैकिंग दक्षता तथा वाइट्स की प्रतिशतता कितनी होती है। तो यह आपसे पूछा है, तो ये कितनी होती है, ये होती है ऊपर 74 और 26, 74 और 26 होती है। बाकी ये नहीं होगा, 68, 32 नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपका हो जाएगा 74, 26, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर, राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर आपका है। 5 नंबर में क्या है, 5 नंबर में आपका है क्रिस्टल में समन्वय संख्या में वृद्धि होती है। क्रिस्टल के समन्वय संख्या में वृद्धि किससे होती है। एक में है ताप वृद्धि से यानी टेम्परेचर वृद्धि, बी में है दाब वृद्धि से, सी में है दोनों से, और डी में है इनमें से कोई नहीं। किससे होती है कि क्रिस्टल के समन्वय संख्या में जो वृद्धि होती है वो किससे होती है। तो एक में है ताप वृद्धि, जो आपका ये नहीं होने वाली है, ये आपका नहीं होने वाली है। बी में है दाब वृद्धि, सी में दोनों भी नहीं होगा, कोई एक ही हो सकता है, और इनमें से कोई भी नहीं होगा। बस ये कौन, क्रिस्टल में जो समन्वय संख्या में जो वृद्धि होती है वे आपका होती है दाब वृद्धि। कौन सा वृद्धि होती है, आपका होती है ये दाब वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी दाब वृद्धि। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में 6 नंबर है आपका कि किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये भी बहुत वीवीआई है, कितनी बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है आपका कि क्वेश्चन है आपका कि ये
किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कौन सा इसमें से तत्व या कौन सा धातु है जिसमें ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। एक में है सामान्यता पर, बी में मोलरता एवं मोल प्रभाज, मोलरता एवं मोल प्रभाज पर, और सी में है मोलरता पर, और डी में है फॉर्मलता पर। किस पर नहीं पड़ता है ताप का प्रभाव, तो आप जानते होंगे जो आपका ये मोलरता एवं मोल प्रभाज होती है इस पर कभी भी ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। बाकी सामान्यता पर भी ताप का प्रभाव पड़ता है, मोलरता पर भी पड़ता है, फॉर्मलता पर भी पड़ता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है, नहीं वाला आप ध्यान रखनी है, नहीं पड़ता यानी मोलरता एवं मोल प्रभाज पर नहीं पड़ती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में है प्रोटीन तथा पॉलीमर का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि है। यानी प्रोटीन और हम पॉलीमर का आणविक द्रव्यमान किससे ज्ञात करते हैं। एक में है परासरणिक दाब से, बी में है हिमांक में अवनमन से, सी में क्वथनांक में उन्नयन से, और डी में है सापेक्षिक दाब में अवनमन से। प्रोटीन तथा पॉलीमर का आणविक द्रव्यमान हम किससे ज्ञात करते हैं, तो आप जानते हैं कि हम परासरणिक दाब से ज्ञात करते हैं। किससे, परासरणिक दाब, यानी ऑप्शन नंबर ए से। और चलते हैं अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये सब नहीं होगा, ये सब आपका नहीं होगा, होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर। अगला 8 नंबर में है कि घोल का सहजात गुण होता है, घोल का सहजात गुण होता है, यानी घोल का सहजात गुण किससे होता है। एक में है मोलरता, बी में है नॉर्मलता, सी में है 1 पॉइंट घोल का अनुभाग, डी में है इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर, घोल का सहजात गुण किससे होता है। एक में है मोलरता जो आपका नहीं होने वाली है, जो नॉर्मलता भी नहीं होने वाली है, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा, यानी 1 घोल का अनुभाग होगा, यही आपका हो जाएगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा बिल्कुल भी राइट आंसर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और चलते हैं अगला क्वेश्चन 8-9 नंबर है कि निम्न में कौन एंटीफ्रीज का काम करता है। निम्न में से कौन है चारों में से जो एंटीफ्रीज का कार्य करता है। एक में है आपका ईथर, एक में है ईथर, बी में है एसीटोना, सी में एथिलीन ग्लाइकोल, और डी में है इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन एंटीफ्रीज का कार्य करता है ये आपको बतानी है। तो ये आपका ईथर नहीं करता है। क्या करता है, ईथर आपका नहीं करता है। ये आपका एसीटोना क्या करता है ना, ये भी नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा ये राइट आंसर, क्योंकि ये करता है। एथिलीन ग्लाइकोल ये क्या करता है, एंटीफ्रीज का कार्य करता है, यानी इनमें सभी भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी नंबर। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में है फटाफट से हम लोगों को 70 क्वेश्चन करनी है। 70 क्वेश्चन में सबसे बड़ा 10 नंबर है ठंडे प्रदेश में कार के रेडिएटर में पानी के साथ एथिलीन ग्लाइकोल डाला जाता है, क्यों डाला जाता है। जो ठंडे प्रदेश में जो होता है कार के रेडिएटर में पानी के साथ एथिलीन ग्लाइकोल डाला जाता है, वो क्यों डाला जाता है वही एक बतानी है। एक में कि ठंडा में पानी के हिमांक को घटाता है तथा गर्मी में क्वथनांक को बढ़ाता है, कि बी में है कि जल के क्वथनांक को बढ़ाता है, कि सी में है कि जंगरोधी है, यह जंगरोधी है, कि डी में है इनमें से कोई नहीं। जो ठंडे प्रदेश में जो कार के रेडिएटर में पानी के साथ एथिलीन ग्लाइकोल डाला जाता है वो क्यों डाला जाता है, तो ये आपको पता नहीं है, तो इसलिए डाला जाता है ताकि जो ठंडे पानी में हिमांक को घटा सकते और गर्मी पानी में क्वथनांक को बढ़ा सके, इसलिए डाला जाता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा क्या, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा बिल्कुल भी राइट आंसर। यानी आपका ये नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी ये सब आपका काट दीजिए, इसको काट दीजिए, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल भी राइट आंसर। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका 11 नंबर कि निम्न आयनों में सबसे प्रबल अपचायक कौन है। एक होता है आपका उपचायक और एक होता है अपचायक। तो इसमें पूछा है कि निम्न आयनों में से सबसे प्रबल अपचायक कौन है। तो अपचायक एक में है एफ, बी में है Cl यानी क्लोरीन, एफ यानी फ्लोरीन, और सी में Br यानी ब्रोमीन, डी में है आर। क्या हो जाएगा आपका कि निम्न आयनों में सबसे प्रबल अपचायक कौन हो जाने वाली है आपका। तो आपका आप जानते होंगे कि जो आपका इसमें से सबसे ज़्यादा जो आपका अपचायक होती है वो आपका होती है फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है। अब 12 नंबर आपको बोला जा रहा है कि सेल स्थिरांक की इकाई है। सेल स्थिरांक की इकाई कौन सी है। एक में है ओम, और बी में है ओम सेंटीमीटर इनवर्स, सी में है सेंटीमीटर, डी में है ओम सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा आपका 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि सेल स्थिरांक की इकाई होती है तो आपका होती है सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर इनवर्स इसका हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, फैराडे का विद्युत अपघटन नियम निम्न में से किससे संबंधित है। जो फैराडे का क्या है, जो विद्युत अपघटन का जो नियम दिए थे फैराडे ने, तो वह किस पर आधारित है आपको बतानी है। एक में धनायन की गति से, बी में है धनायन के परमाणु से, सी में है ऋणायन की गति से, और डी में है इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से। किससे संबंधित है। फैराडे के जो विद्युत अपघटन को जो नियम देते, 2 नियम थे, और नियम सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे आते हैं, तो नियम भी आपको याद कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि फैराडे का विद्युत अपघटन का जो नियम दिया था, नियम से किससे संबंधित है। वे आपका संबंधित है इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से। किससे संबंधित है, इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से। आपको ये याद कर लेनी है। ऑप्शन नंबर डी, ये आपका ऋणायन की गति से, ये आपका नहीं होगा। आपको धनायन के परमाणु से भी नहीं होगा, धनायन की गति से भी नहीं होगा, आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर में है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में हाइड्रोजन का दहन होता है। जो क्या होता है, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन जो होता है सेल में हाइड्रोजन का जो दहन होता है वो क्या होता है। देखो है अत्यधिक शुद्ध जल उत्पन्न करता है। क्या अत्यधिक शुद्ध जल उत्पन्न करता है कि 2 इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है, किसी में इलेक्ट्रॉन सतह से अवशोषित ऑक्सीजन निकालता है, कि ऊष्मा उत्पन्न करता है। क्या करता है बताइए आप लोग, कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन में जो हाइड्रोजन का दहन होता है वो क्या करता है। आप लोग इसका जो 14 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग एक बार कमेंट में लिख दीजिए। आपका जवाब ए है तो ऐसे लिख दीजिए ए, और 14 नंबर जवाब आपका बी है तो बी लिख दीजिए ऐसे, और सी लिख रहा है सी लिख दीजिए, और डी लिख रहा है ऐसे। जल्दी लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि इसका क्या जवाब होने वाली है। हम भी जाने कि आप लोगों को पता था कि नहीं पता चला। आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, अभी भी लिख दीजिए क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल में ईंधन सेल में हाइड्रोजन का दहन होता है वो क्या होता है, तो ये होता है आपका अत्यधिक शुद्ध जल नहीं होता है। ये इलेक्ट्रोड सतह से अवशोषित ऑक्सीजन क्या होता है, ये भी नहीं होता है। आपका ऊष्मा उत्पन्न भी नहीं करता है। क्या करता है, 2 इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को उत्पन्न करता है। क्या करता है, 2 इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर का उत्पन्न करना इसका काम होता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन में है 15 नंबर की तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता क्या होती है। जो तापमान में टेम्परेचर में जो वृद्धि होता है यानी घटता है बढ़ता है, उसमें जो होता है उसमें धातु की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो आपका जो धातु की जो चालकता पर जो आपका प्रभाव पड़ता है, एक में या क्या ये बढ़ता है। जब देखते होंगे आपके बोर्ड में बढ़ता और घटता वाला बहुत क्वेश्चन आता है, सब क्वेश्चन को आपको अटेंड करनी चाहिए। और बी में है घटती है, सी में अपवर्तित रहती है, डी में दुगनी होती है। क्या होती है, तापमान में जब वृद्धि होती है तो धातु की चालकता में क्या प्रभाव पड़ता है आपको बतानी है। तो इसमें क्या पड़ता है, तो इसमें एक घट जाता है। जब भी तापमान में वृद्धि होती है धातु की चालकता क्या होती है, घट जाती है, चालकता घट जाती है। लेकिन आपका ये बढ़ती नहीं है, ये आपका अपवर्तित भी नहीं रहती है, दुगनी भी नहीं होती है। क्या करती है, घटती है, ये घटती है, यानी हो जाएगा ऑप्शन में क्या, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। और चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर में आपका क्या बोला जा रहा है। 16 नंबर में है आपका किसी प्रथम कोटि के प्रतिक्रिया का अर्ध जीवन काल 1386 सेकेंड है। इसके विशिष्ट गति स्थिरांक का मान होगा। इसमें किसी प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया का अर्ध जीवन काल यानी आधा जो जीवन काल है वो 1386 में है सेकेंड है। इसके विशिष्ट गति स्थिरांक का मान आपको बतानी है। क्या करनी है, इसका मान है एक में हो जाएगा 0.5 × 10⁻² सेकेंड, बी में 0.5 × 10⁻35 सेकेंड, सी में है 5.0 × 10⁻25 सेकेंड, सी में 5.0 × 10⁻3 सेकेंड इनवर्स। क्या हो जाएगा कि 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर को जवाब दीजिए, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.5 × 10⁻35 इनवर्स सेकेंड, यानी इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये सब आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट होगा हम बता देंगे। ये सब ऐसे बता दे रहे हैं आपको कि कहीं पूछ रहा है तो आपसे ना छूटने ना, इसलिए बता रहे हैं। और चलते हैं अगला क्वेश्चन में है आपका। अगला क्वेश्चन में है कि द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए विशिष्ट अभिक्रिया वेग की इकाई है। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए विशिष्ट अभिक्रिया वेग की इकाई है वो क्या है। एक में है सेक, बी में है मोल लीटर इनवर्स सेक इनवर्स, सी में है लीटर इनवर्स मोल इनवर्स और सेक इनवर्स, और सी में है कि लीटर मोल इनवर्स और सेक इनवर्स। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए विशिष्ट अभिक्रिया वेग की इकाई क्या होती है, तो ये आपका होती है ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, यानी लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 18 है आपका कि क्षारीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन होता है। यानी क्षारीय माध्यम में जो एस्टर का जल अपघटन वह कैसे होता है, तो वही आपको बतानी है। एक में है प्रथम कोटि अभिक्रिया जिसकी आणविकता 1 है, बी में है द्वितीय कोटि अभिक्रिया जिसकी आणविकता 2 है,
सी में है प्रथम कोटि अभिक्रिया जिसकी आणविकता 3 है। डी में है द्वितीय कोटि अभिक्रिया जिसकी आणविकता 0 है। क्षारीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन कैसे होता है? तो ये आपका होता है द्वितीय कोटि अभिक्रिया जिसकी आणविकता 2 होती है। क्या होता है? जो द्वितीय कोटि जो अभिक्रिया होती है जिसकी आणविकता 1 नहीं 2 होती है, यानी 2 होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको क्षारीय माध्यम में जल अपघटन होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। 19 में है अभिक्रिया 2H2O2 का वेग R बराबर KH2O2 है, तो इसमें क्या होगा? एक में शून्य कोटि की अभिक्रिया है, क्या ये शून्य कोटि की अभिक्रिया? कि बी में है प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, किसी में है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, कि डी में है तृतीय कोटि की अभिक्रिया है? इसको पहचानने के लिए एक ट्रिक लाएंगे जो आपको बता देंगे, अब उसे याद कर लीजिएगा। इसमें अभिक्रिया 2H2 और 2H2O2 का वेग R बराबर KH2O2 है, तो इसमें क्या होगा बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा इसमें? ये आपका होगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया नहीं है, फिर ये द्वितीय कोटि की भी अभिक्रिया नहीं है, तृतीय कोटि की भी नहीं है, यह प्रथम कोटि यानी फर्स्ट कोटि की अभिक्रिया है, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। और चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन में आपका है, अगला क्वेश्चन में है कि 20 नंबर निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण मैक-ऑर्थर विधि द्वारा किया जाता है? कि निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण जो मैक-ऑर्थर विधि द्वारा किया जाता है? तो आप जानते हैं कि किसका किया जाता है? वह Ag यानी पारा का किया जाता है। Ag का निष्कर्षण मैक-ऑर्थर विधि द्वारा किया जाता है, यानी यानी लोहे का भी नहीं किया जाता है, Cu का भी यानी सोडियम का भी नहीं, किसी का नहीं, सिर्फ किया जाता है Ag का किया जाता है क्या? निष्कर्षण किसके द्वारा? मैक-ऑर्थर विधि द्वारा। और अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर कि किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। किसी गैस की ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा किस पर निर्भर करती है? एक में है गैस के ताप पर, एक में गैस के ताप पर, बी में है गैस के दाब पर, सी में है गैस की प्रवृत्ति पर, और डी में है उपयुक्त सभी पर। यानी किस पर? किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की जो मात्रा होती है वह किस पर निर्भर करती है? तो आप लोग जानते होंगे कि वह किस पर निर्भर करती है। आपका जानते हो गैस के ताप पर निर्भर नहीं करती है, गैस के दाब पर निर्भर नहीं करती है, गैस की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। आप जानते होंगे क्या? आप जानते होंगे ये सभी पर निर्भर करती है, कोई एक पर निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर करती है? सभी पर, यानी उपयुक्त में से सभी पर यानी गैस की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है, गैस के दाब पर भी निर्भर करती है और गैस के ताप पर भी। ये कोई एक पर निर्भर नहीं करती है, ये सभी पर निर्भर करती है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, ऑल यानी सभी। और देखते हैं अगला क्वेश्चन 22 नंबर है आपका। 22 नंबर में है आपका निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रवृत्ति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है? एक में है सोडियम, एक में आपका सोडियम, बी में है लोहा, सी में है जिंक और डी में है प्लेटिनम। क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन सी जो धातु है वह प्रवृत्ति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो ये आपका सोडियम नहीं पाई जाती है, लोहा यानी Fe भी नहीं पाया जाता, जिंक भी नहीं पाया जाता है, प्लेटिनम पाया जाता है। क्या? प्लेटिनम मुक्त अवस्था में आपका पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। मुक्त अवस्था में प्लेटिनम पाया जाता है। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका। क्वेश्चन नंबर 23 में है ब्राउनियन गति का कारण है, यानी ब्राउनियन गति का क्या कारण है? एक में है द्रव अवस्था में ताप का उतार चढ़ाव, बी में है कोलाइड्रिक कणों पर आवेश का आकर्षण प्रतिकर्षण, सी में परिक्षेपण माध्यम में अणुओं का कोलाइड्रिक कणों का संघात, डी में है कणों का आकार। क्या हो जाएगा कि 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि ब्राउनी गति का क्या कारण होता है? तो आपका द्रव अवस्था में ताप का उतार चढ़ाव नहीं होता है, आपका कोलाइड्रिक कणों पर आवेश का जो आकर्षण होता है वह भी नहीं होता है, आपका क्या होता है परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाइड्रिक कणों पर संघात, ये का होता है राइट आंसर, यानी कणों का आकार भी नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो गया राइट आंसर। और चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर। ठोस पदार्थ पर किसी द्रव्य का परिक्षेपण क्या कहलाता है? जो ठोस पदार्थ आपका होता है इस पर किसी द्रव्य का परिक्षेपण क्या कहलाता है? तो ये आपको क्या कहलाता है बताइए जल्दी। ये कहलाता है आपका जैल। क्या कहलाता है? ठोस पदार्थ पर किसी द्रव्य का परिक्षेपण जैल कहलाता है, सॉल नहीं कहलाता है, पैर नहीं कहलाता है, फोम नहीं कहलाता है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर है आपका। 25 नंबर में है कि कॉपर पाइराइट का सूत्र बताइए आप लोग। कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है Cu2S। क्या यह होता है? कि बी में है CuFeS, कि CuFeS2, कि Cu2FeS2। क्या आ जाए? कॉपर पाइराइट का जो आपका सूत्र होता है वो आपका होता है CuFeS2, यानी ऑप्शन नंबर सी। और चलिए अगला क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन कितना नंबर है? अगला क्वेश्चन 26 नंबर में है आपका, निम्न में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है? कौन सा है जो एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है? एक में है एल्गेसाइट, बी में है माइका, सी में है बेरिल्स और डी में है आर्थोक्लास। निम्न में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है बताइए आप लोग। नहीं है, आपका है एग्लेसाइट यानी ऑप्शन नंबर ए। और चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 पर है आपका कि सल्फाइड अयस्क में कॉपर का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? सल्फाइड अयस्क में कॉपर का निष्कर्षण, एक में है कार्बन अपचयन और बी में है स्वतः अपचयन, डी में है संकर संभवन और डी में है विद्युत अपघटन। सल्फाइड जो अयस्क होता है वो कॉपर का निष्कर्षण का हम लोग किस विधि से करते हैं? तो ये किया जाता है आपका स्वतः अपचयन विधि से। किस विधि से? स्वतः अपचयन विधि से। कार्बन अपचयन से नहीं किया जाता है, संकर संभवन से भी नहीं किया जाता है, विद्युत अपघटन से भी नहीं, स्वतः अपचयन से किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका बी नंबर। और चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर है, 70 बजाने वाले, इसमें से हम 28 पर पहुँच चुके हैं। फेड प्लवन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण किया जाता है? एक में है ऑक्साइड अयस्क का, बी में है सल्फाइड अयस्क का, सी में है सिलिकेट अयस्क का और डी में है फास्फेट अयस्क का। किस अयस्क का किया जाता है? फेल्म प्लवन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण किया जाता है? तो आप जानते होंगे कि ऑक्साइड अयस्क का नहीं किया जाता है, सिलिकेट अयस्क का नहीं किया जाता है, फॉस्फेट अयस्क का नहीं, ये पर सल्फाइड अयस्क का किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, मैग्नेटाइट में किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? क्या मैग्नेटाइट में उसमें किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? एक में है Mg का, बी में है Fe का, सी में है Mn का और डी में है Ag का। किसका किया जाता है? मैग्नेटाइट में किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? तो आपका ये Fe यानी लोहे का किया जाता है, Mg नहीं किया जाता है, Mn और Ag नहीं किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 30 नंबर है आपका कि गैल्ना किस धातु का अयस्क है? गैल्ना जो है किस धातु का अयस्क है? तो आप जानते होंगे, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। गैल्ना Pb का अयस्क है, Ag का नहीं है, Cu का नहीं है, Fe का नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में त्रिभाषमीय कौन है? जो निम्नलिखित में नीचे लिखा गया है त्रिभाषमीय कौन है? एक में H3PO2, बी में है H3PO3, सी में H4P2O7 और डी में है H3PO4। निम्नलिखित में त्रिभाषमीय कौन है तो आपको बतानी है। तो आप जानते हैं कि जो त्रिभाषमीय क्या होती है, तो आपको जो त्रिभाषमीय होगा आपका H3PO2 यह नहीं होने वाली है, H3PO3 यह भी आपका नहीं होगा, H4P2O7 ये भी आपका नहीं होने वाली है। बच गया कौन? बच गया आपका H3PO4। तो ये आपका हो जाएगा क्या? ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका राइट आंसर। और चलते हैं अगला क्वेश्चन 32 नंबर है आपका। 32 नंबर ये भी आपका 31 नंबर जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको उम्मीद करते हैं कि आपका जवाब यही होगा। और चलते हैं अगला क्वेश्चन में है 32 नंबर, वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाली अक्रिय गैस है। अब अक्रिय गैस का एक ट्रिक होता है जो आप नहीं देखे होंगे। तो ट्रिक है क्या? आज की हिरनी। आज की हिरनी इसकी ट्रिक है, आज की हिरनी। आज की हिरनी इसका ट्रिक है। आप ट्रिक नहीं देखोगे तो हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, आप वहाँ से भी जाकर इसका ट्रिक है। इस ट्रिक से आखिरी गैस जो भी होगा आप इसको याद कर सकते हैं। तो इसका ट्रिक हम ग्रुप में दे देंगे, आप वहाँ से जाकर याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले कि वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? एक में है आपका हीलियम, एक में क्या है आपका हीलियम है, बी में है नियोन, सी में है क्या? सी में आर्गन और डी में है क्रिप्टॉन। क्या है? वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली जो है वो अक्रिय गैस क्या हो जाने वाली है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर क्रिप्टॉन। क्या हो जाएगा? क्रिप्टॉन, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्रिप्टॉन का अक्रिय गैस है जो आपको वायुमंडल में पाई जाती है। आर्गन नहीं होगा, नियोन नहीं होगा, हीलियम नहीं होगा। और चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फटाफट से हम लोगों को क्या करना है, 70 क्वेश्चन करनी है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि वायु में निम्न में से कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? जो आपका वायु होता है, वायु में यानी हवा में कौन सी गैस है जो हवा में नहीं पाई जाती है? यानी एक गैस है जो नहीं पाई जाती है, बाकी 3 गैस है जो हवा में पाई जाती है। तो इसमें होगा क्या? 34 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, एक में हो जाएगा नाइट्रोजन, बी में हो जाएगा क्या? ऑक्सीजन, सी में हो जाएगा क्रिप्टॉन, डी में हो जाएगा रेडॉन। कि वायु में निम्न से कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? जानते हैं कि नाइट्रोजन तो वायु में ही पाई जाती है, ऑक्सीजन भी वायु में पाई जाती है, क्रिप्टॉन भी पाई जाती है, लेकिन रेडॉन जो है आपका नहीं पाई जाती है। इसमें पूछा क्या जा रहा है कि वायु में निम्न से कौन सी गैस नहीं पाई जाती है, नहीं पूछा रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर अब कितना है? 36 है आपका। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 36 में आपका लिखा हुआ है,
कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है? कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है? एक में है FE, बी में है V, सी में है AG और डी में है CU। कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का संबंधित नहीं है, यानी कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं कि ये आपका संबंधित है, ये भी संबंधित है, ये भी संबंधित है, लेकिन आपका ये है, ये आपका संबंधित नहीं है। ये आपका संबंधित AG है, आपका ये नहीं है। FE लोहा भी इसी संबंधित है, प्रथम संक्रमण श्रेणी से ही। V भी है और CU भी है, लेकिन AG नहीं है, इसलिए आपका जवाब हो जाएगा C नंबर, यानी 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37 है। मरकरी, ये मरकरी क्या कहते हैं? इसको पारा कहते हैं। पारा किस कारण से कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलने वाली अकेली धातु है? मरकरी किस कारण से कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में जो पाई जाती है, यानी मिलने वाली अकेली धातु है, यानी सबसे यूनिक है जो ये पाया जाता है। तो एक में है कि अपनी बहुत उच्च आयन एंथैल्पी व दुर्बल धात्विक बंध के कारण, क्या इससे कारण पाई जाती है? कि बी में है कि अपनी कम आयनन एंथैल्पी के कारण, किसी में अपने उच्च परमाणु भार के कारण, किसी में अपने उच्च दाब के कारण। किसके कारण पाई जाती है? मरकरी जो होती है किस कारण से कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो आप लोग जानते हैं कि ये किस कारण से रहती है। ये अपने कम आयन एंथैल्पी के कारण नहीं रहती है, आपका अपने उच्च परमाणु भार के कारण भी नहीं रहती है, आपका अपने उच्च वाष्प दाब के कारण भी नहीं रहती है, अपनी बहुत उच्च एंथैल्पी व दुर्बल आद्विक धातु के कारण, इसके कारण ही रहती है। इसके कारण, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर में है कि निम्न में से हरा तोता यानी ग्रीन विक्टोरियल का किसे कहते हैं? हरा तोता किसे कहते हैं? एक में है कि FeSO4 × 7H2O, बी में है CuSO4 × 5H2O, सी में CaSO4 × 2H2O और डी में इनमें से कोई नहीं। निम्न से हरा तोता कौन है? हरा तोता का आप लोग सूत्र क्या होगा? हरा तोता का आपका सूत्र होता है FeSO4 × 7H2O, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, आप लोग ढूंढिए। ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है? FeSO4 × 7H2O, जानते हैं कि आपका इसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए। आपका ये इसमें नहीं दिया हुआ है, ये आपका CuSO4 वाला नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, आपका ऑप्शन नंबर इसका होता है ए। और चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 39 नंबर का क्वेश्चन है। 39 नंबर आपका लिखा हुआ है कि किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? किस ग्रुप के जो तत्व होते हैं उसको हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं। एक में है कि P ब्लॉक, बी में है S ब्लॉक, सी में है D ब्लॉक और डी में है F ब्लॉक। इस ब्लॉक के तत्वों को हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं। एक में है कि P ब्लॉक का जो तत्व होती है उसको हम लोग संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। S ब्लॉक के तत्व को भी संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। कहते किसको है? तो F ब्लॉक तत्व को भी हम संक्रमण तत्व क्या कहते हैं? नहीं कहते हैं। कि D ब्लॉक तत्व को हम लोग क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व। D ब्लॉक तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं, जो आपका 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 40 नंबर। 40 नंबर में आपका है कि निम्न में से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? निम्न में से जो कौन है जो एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का जो तत्व यानी होगा वह नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा, एक में होगा लोहा, या लोहा को क्या होता है? लोहा को हम लोग Fe कहते हैं। एक बी में है क्रोमियम, सी में है मैग्नीशियम और डी में है निकेल। तो क्या हो जाएगा? निम्न से कौन सा प्रथम संक्रमण श्रेणी का जो तत्व होगा वो आपका होता है लोहा होता है, क्रोमियम होता है, निकेल होता है, लेकिन जब मैग्नीशियम होगा ये नहीं होता है, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका भी राइट आंसर। और चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 41 नंबर की। 41 नंबर में आपका क्वेश्चन है कि अमोनिया को निम्नलिखित में किसके द्वारा शुष्क किया जाता है? अमोनिया जो है आपका किसके द्वारा उसको शुष्क किया जाता है? तो आप लोग जानते हैं कि अमोनिया को हम लोग कली चूना के द्वारा शुष्क किया जाता है। तो आप लोग एक में आ जाएगा PaO2 ये से नहीं होगा, CONS H2SO4 ये भी नहीं होगा, CaCl2 ये भी आपका नहीं होगा, CaO यानी कली चूना के द्वारा क्या कहते हैं? अमोनिया को हम लोग शुष्क कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 41 नंबर आपका क्वेश्चन है। 42 नंबर की कि क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा आयन रंगहीन है? रंगहीन, एक होता है रंगीन, एक होता है रंगहीन, यानी रंग नहीं है। निम्नलिखित कौन सा आयन रंगहीन है? बताइए आप लोग। एक में आपका Cu,
बी में है CO2+, सी में है Na2+, और डी में है Fe3+। निम्नलिखित में कौन सा जो आयन है वह रंगहीन है? तो आयन में आपको बात करिए जाए तो CO2+ नहीं होगा आपका, Na2+ ये भी नहीं होगा, Fe3+ ये भी नहीं होगा, आपका Cu जो होगा Cu आपका बिल्कुल भी हो जाएगा ये आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। और चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे है 43 नंबर आपका क्वेश्चन है कि K1FeCN6 का IUPAC नाम क्या है? IUPAC नाम निकालने के लिए हम एक ट्रिक लाएंगे जिसके कारण आप सारे IUPAC नाम को आसानी से निकाल देंगे। तो इसीलिए हम सबसे, लेकिन क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है कि K1FeCN6 का IUPAC नाम क्या है? एक में है पोटेशियम फेरासाइनोफाइड, और डी में है पोटेशियम फेरोसाइनोफाइड, और डी में पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, और डी में है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड। तो क्या हो जाएगा कि 43 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। तो इसका जो जवाब आपका होता है 43 नंबर क्वेश्चन का आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए नंबर नहीं होगा। ए नंबर क्या होगा आपका नहीं होगा, बी नंबर भी नहीं होगा, सी नंबर भी नहीं होगा, आपका हो जाएगा डी नंबर का आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। और चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका। क्वेश्चन नंबर 44 में आपको बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन निर्बल अम्ल है? क्या एक में होता है सबल अम्ल, एक होता है निर्बल अम्ल। निम्नलिखित में कौन है जो निर्बल अम्ल है? एक में है कि हाइड्रोजन क्लोराइड, बी में है कि हाइड्रोजन ब्रोमिक, सी में है कि HF, और डी में है कि HI। निम्नलिखित में कौन निर्बल अम्ल है? तो आप जानते हैं कि निर्बल जो आपका अम्ल होता है वो आपका होता है HF। HF का निर्बल अम्ल होता है, लेकिन आपका HBr नहीं होगा, HCI नहीं होगा, HI नहीं होगा, सिर्फ HF इसका हो जाएगा। क्या? HF आपका होता है निर्बल अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 44 का। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट में है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि निकेल का क्या है? निकेल का यानी NaCO4 में ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? ऑक्सीकरण अवस्था बोल निकालना है आपको। निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था, इसको लिए भी एक वीडियो लाएंगे जिसमें निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था को आपको ये वीडियो चाहिए एक बार कमेंट में लिख दीजिए, हम वीडियो ला देंगे। निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? एक में है 4, बी में है 0, सी में है 2, और डी में है 3। निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? तो ये आपका होती है 4 नहीं होगा, निकालिएगा तभी आपको मान चलेगा, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, इसका 0 होता है, हम निकाले हैं इसलिए बता रहे हैं। क्या होगा? 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 0, इसका 0 निकलता है निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था। और चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में है आपका। क्वेश्चन नंबर 46 में है निम्न में कौन कायरल यानी कायरल यौगिक नहीं है? निम्न से कौन है जो कायरल यौगिक नहीं है? एक में है कि 3 ब्रोमोपेंटेन, डी में 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोविन एसिड, और डी में है 2 ब्यूटेनॉल, और सी में है 2,3 डाइब्रोमोपेंटेन। तो क्या हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इसमें है कि निम्न में से कौन कायरल यौगिक नहीं है? तो जानते हैं कि 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोविक एसिड है, 2 ब्यूटेनॉल भी है, 2 और 3 डाइब्रोमोपेंटेन ये भी है आपका, लेकिन 3 ब्रोमोपेंटेन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका होगा राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 47 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एल्किल हाइलाइड के साथ शुष्क Ag2O की अभिक्रिया से क्या बनता है? एल्किल हाइलाइड के साथ शुष्क Ag2O की अभिक्रिया से हम क्या बनाते हैं? एक में है एस्टर, बी में है ईथर, सी में है कीटोन, डी में है एल्कोहल। एथिल हाइलाइड के साथ जो शुष्क Ag2O की अभिक्रिया जो होती है उससे क्या बनता है? उससे बनता क्या है? एस्टर। एस्टर क्या बनता है? एस्टर नहीं बनता है। एस्टर आपको हरगिज एस्टर नहीं बन सकता। कीटोन, क्या कीटोन बनता है? नहीं, कीटोन भी नहीं बनता। एल्कोहल भी नहीं बनता है। बनता क्या है? आपका ईथर बनता है, आपका ईथर। ईथर किससे बनता है? तो एल्किल हाइलाइड के साथ शुष्क Ag2O की अभिक्रिया से ईथर बनता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर। तो चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर में है आपका, 48 नंबर में एल्काइल हाइलाइड को एल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है। एल्काइल हाइलाइड को एल्कोहल में कैसे परिवर्तित किया जाता है? एक में है निराकरण अभिक्रिया से, बी में योगशील अभिक्रिया से, सी में विस्थापन अभिक्रिया से, डी में उपरोक्त सभी से। एल्काइल हाइलाइड को एल्कोहल में किससे परिवर्तित किया जाता है?
तो आप जानते हैं कि किससे परिवर्तित किया जाता है। एक में है निराकरण अभिक्रिया से, बी में है योगशील अभिक्रिया से, सी में विस्थापन अभिक्रिया से और डी में उपरोक्त सभी से। जानते होंगे कि ये योगशील और निराकरण इससे आपको नहीं होता है, उनमें से सभी से भी नहीं होगा। 48 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी विस्थापन अभिक्रिया से ही इसको किया जाता है। एल्काइल हाइड्राइड को अल्कोहल में किससे विस्थापन अभिक्रिया से किया जाता है। और 49 नंबर क्वेश्चन है आपका। 49 नंबर में आपको बोला जा रहा है C5H5Cl2 में कितने स्ट्रक्चरल आयंस होते हैं। स्ट्रक्चरल आयंस कितने होते हैं। एक में है 2, बी में है 3, सी में 4 और डी में 5। जो C5H5Cl2 में कितने स्ट्रक्चरल आयंस होते हैं, तो ये आपका कितना होता है, ये आपका होता है 2 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, यानी 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। तो चलिए 50 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 50 नंबर आपका क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का सही सूत्र है। एक वीडियो में हमने सूत्र पूरा करवाया था, उस वीडियो का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो विरंजक चूर्ण का ब्लीचिंग पाउडर का सही सूत्र, इसका सूत्र हमें एक वीडियो में ही पूरा कवर करवा दिए थे। विरंजक चूर्ण का सूत्र एक में है CaOClCl, डी में CaO और सी में CaOCl2 और डी में CaOCl2C1। विरंजक चूर्ण का जो सही सूत्र होता है, एकदम करेक्ट सूत्र होता है, वो आपके पास CaOClCl। ये आपका होता है क्या, विरंजक चूर्ण का सूत्र, ऑप्शन नंबर ए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है आपका। कितना क्वेश्चन देखने वाले हैं आज, 70 क्वेश्चन आपको पूरा ही देनी है। तो कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट को मिश्रण को गर्म करने पर क्या बनता है। कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर एक में है मेथनॉल, और बी में है एथेनॉल, सी में एसिटिक एसिड, डी में इथेनॉल। क्या बनती है, कैल्शियम एसीटेट के कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर जो बनती है वो आपको बनती है इथेनॉल। इथेनॉल बनती है आपका, एसिटिक एसिड नहीं बनती, इथेनॉल नहीं बनती है, मेथनॉल नहीं बनती है, इथेनॉल सिर्फ बनती है। ऑप्शन नंबर डी होगा। और चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन तृतीय संक्रमण श्रेणी का सदस्य नहीं है। कौन जो है तृतीय संक्रमण श्रेणी का सदस्य नहीं है। एक में है Ti, बी में है V, सी में है Cu, डी में है Ag। कौन नहीं है। अब जानते हैं कि जो नहीं वाला क्वेश्चन होता है उसको आप ध्यान से पढ़ना होता है। तो निम्नलिखित में कौन तृतीय संक्रमण श्रेणी का सदस्य नहीं है। तो आप जानते होंगे कि Ti है, B भी है, Cu भी है, लेकिन आपका Ag यानी पारा होता है, ये नहीं होता है, यानी ये नहीं होता है। इसलिए आपका जवाब कितना हो जाएगा, जवाब 52 नंबर क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 53 है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि फिनॉल उदासीन विलयन के साथ कैसा रंग देता है। जब फिनॉल उदासीन जो विलयन के साथ अभिक्रिया करता है तो वह किस प्रकार का रंग देता है। एक में है हरा, क्या वो हरा रंग देता है, बी में है बैगनी, सी में है लाल और डी में है नीला। कैसा रंग देता है जब वे फिनॉल उदासीन दोनों एक साथ अभिक्रिया करते हैं तो वह कैसा रंग देते हैं। तो वे देते हैं बैगनी रंग, वे बैगनी रंग देते हैं, हरा नहीं देते हैं, लाल नहीं देते हैं, नीला नहीं देते हैं, वे देते हैं बैगनी रंग, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। और चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 54 नंबर क्वेश्चन में है ईथर में ऑक्सीजन परमाणु है, यानी ईथर में कौन सा ऑक्सीजन परमाणु है, किस तरह का परमाणु होता है ऑक्सीजन में। एक में है कि अत्यधिक क्रियाशील परमाणु, और बी में है तुलनात्मक रूप से अक्रिय परमाणु, और सी में है सक्रिय परमाणु यानी एक्टिव परमाणु, और डी में है विस्थापित योगी परमाणु। यानी किस प्रकार जो ईथर में होता है, ईथर में ऑक्सीजन परमाणु किस तरह का होता है, ये भी पूछा गया प्रश्न ही है। तो ये आपका सक्रिय यानी एक्टिव परमाणु हमेशा होता है। ये क्या होता है, हमेशा एक्टिव परमाणु होता है, एक्टिव परमाणु। यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है। क्वेश्चन नंबर 55 में है आपका जब 413 K पर एथिल अल्कोहल की अधिकता में एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को गर्म करते हैं तब उत्पाद है। यानी जब 413 K पर एथिल अल्कोहल को अधिकता में सबसे अधिक में एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को गर्म करते हैं तो कैसा उत्पाद बनता है। तो वो है, एक में है एथेन, एक में है एथेन बनता है, बी में है एथिलीन, सी में है कि डाईएथिल ईथर, डी में है कि डाईएथिल सल्फेट। किस तरह का बनता है, तो जब 413 K पर एथिल अल्कोहल को अधिकतम में एथिल हाइड्रोजन के सल्फेट के साथ जब गर्म करते हैं तब कौन सा उत्पाद बनता है। तो ये आपका एथेन नहीं बनता है, एथिलीन भी नहीं बनता है, डाईएथिल सल्फेट भी नहीं बनता है, आपका डाईएथिल ईथर बनता है। क्या होता है, डाईएथिल ईथर।
यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल भी राइट आंसर, करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 26 में है, क्वेश्चन 26 नहीं 56 में है आपका कि निम्न में है किस पदार्थ का व्यापारिक नाम फॉर्मेलिन है। कौन सा पदार्थ है जिसका नाम फॉर्मेलिन है। एक में है कि फॉर्मिक अम्ल, बी में है क्लोरोफॉर्म, सी में है मिथेनॉल का 40% जलीय घोल, और डी में है पाराफॉर्मेलाइड। यानी क्या हो जाएगा आपका कि निम्न में से किस पदार्थ का व्यापारिक नाम फॉर्मेलिन है। तो ये फॉर्मिलिक अम्ल का नहीं होगा आपका, क्लोरोफॉर्म का भी नहीं होगा, पाराफॉर्मल्डिहाइड इसका भी नहीं होगा, मिथेनॉल का 40% जलीय घोल, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ये वाला आपका हो जाएगा बिल्कुल भी राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। और चलते हैं अगला क्वेश्चन पर कि अगला क्वेश्चन में है आपका 57 नंबर अगला क्वेश्चन है कि एसीटल है, यानी एसिटल किस प्रकार का क्या है एसिटल, यह बतानी है आपको। एक में है कि कीटोन, बी में है डाई ईथर, सी में है एल्डिहाइड, और डी में है हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। एसीटिल क्या है आपको बतानी है, एसिटिल जो है क्या है। तो आप जानते होंगे कि ये कीटोन आपका जो है कीटोन नहीं है आपका, ये एल्डिहाइड भी नहीं है, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ये भी आपका नहीं है, बस ये क्या है डाई ईथर, ये आपका हो जाएगा बिल्कुल भी राइट आंसर। ये आपका हो जाएगा क्या राइट आंसर, ये आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है 58 नंबर क्वेश्चन में है। 58 नंबर क्वेश्चन है आपका वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जो टॉलेंस अभिकारक को अवकृत करता है वह इनमें से कौन है। वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जो टॉलेंस अभिकर्मक को अवकृत करता है उसको बनाता है, तो वह क्या। एक में है कि HCOOH, बी में है कि CH3COOH, और सी में है कि CH3CH2COOH, और डी में है इनमें से सभी। वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जो टॉलेंस अभिकारक को अवकृत कर देता है वह इनमें से कौन है। तो वो आपका इनमें से है CH3COOH, ये आपका नहीं होगा, CH3COOH नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा HCOOH, ये आपका हो जाएगा बिल्कुल भी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका होगा राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है आपका कि फिनॉल तथा बेंजोइक अम्ल में अंतर किया जा सकता है। फिनॉल तथा बेंजोइक अम्ल में किसके द्वारा अंतर किया जा सकता है। तो यह किया जाता है आपका NaOH द्वारा नहीं किया जाता है, आपका Na यानी सोडियम के द्वारा, कि NaHCO3 के इसके द्वारा, के A तथा C दोनों किसके द्वारा होगा। आपको कमेंट में लिखिए आप लोग, आपको लगता है अगर ये 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको अगर ए लगता है तो इस प्रकार से लिख दीजिए, और आपका अगर बी लगता है तो इस प्रकार से लिख दीजिए 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर इसलिए लिख दीजिएगा। आपको सी लगता है तो सी इस प्रकार से लिख दीजिएगा, और डी लगता है डी लिख दीजिएगा, और लिखिए ताकि हम जाने कि आपको आंसर मालूम था कि नहीं मालूम था। एक बार जरूर लिख दीजिए आप लोग कि क्या हो जाएगा इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका इसका और राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा बिल्कुल भी राइट आंसर, यानी NaHCO3 इसका हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 60 में है कि निम्न में सबसे कम अम्लीय कौन सा है। सबसे कम अम्लीय है, नहीं एक होता है अम्लीय और एक क्षारीय, तो ये सबसे कम अम्लीय है। एक में है P नाइट्रोबेंजोइक अम्ल, बी में है कि P मेथिल बेंजोइक अम्ल, सी में है P मिथॉक्सी बेंजोइक, और डी में है कि P क्लोरोबेंजोइक अम्ल। निम्न में सबसे कम अम्लीय कौन है। तो आपका जो इसमें से सबसे जो कम अम्लीय होगा वो आपका हो जाएगा, एक में क्या है कि P नाइट्रोबेंजिक अम्ल, ये आपका नहीं होने वाली है। P मेथिल बेंजोइक अम्ल, ये भी आपका नहीं होगा। P मिथॉक्सी बेंजोइक, ये आपका हो जाएगा बिल्कुल भी राइट आंसर। और ये P क्लोरोबेंजोइक अम्ल, ये भी आपका नहीं होगा। होगा क्या, तब P मिथॉक्सी बेंजोइक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल भी राइट आंसर। और चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 61 नंबर है। 61 नंबर में आपका किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अल्कोहल की अभिक्रिया, किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होते हैं वह क्या कहलाता है। किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ जो अल्कोहल की यानी एल्कोहल की जो अभिक्रिया कराई जाती है वह क्या कहलाती है। एक में है कि एस्टरीफिकेशन, एक में कहलाता है एस्टरीफिकेशन, कि बी में कहलाता है कि सेफिलिफिकेशन, कि डी में कहलाता है एल्का इलेक्शन, कि
डी में है कि इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाता है, जो किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अल्कोहल की जो आपका अल्कोहल की जो अभिक्रिया होती है वह क्या कहलाती है, तो वो आप जानते हैं कि वह कहलाती है आपका एस्टरीफिकेशन। एस्टरीफिकेशन कहलाती है। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर। एस्टरीफिकेशन कहलाती है। आपका सैफेलिफिकेशन नहीं कहलाती है, एल्कालिफिकेशन नहीं कहलाती है, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं कहलाती है। कहलाती है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 62 है आपका। 62वां क्वेश्चन है कि निम्न में किस यौगिक के शुष्क स्त्रवण से एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या है कि निम्न में से किस यौगिक के शुष्क स्त्रवण से एल्डिहाइड प्राप्त होता है। एक में है कि कैल्शियम फॉर्मेट तथा कैल्शियम एसीटेट के, बी में है कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम बेंजोएट के, और सी में है कैल्शियम एसीटेट और डी में है कि कैल्शियम बेंजोएट से। किससे होगा, निम्न में से किस यौगिक के शुष्क स्त्रवण से यानी शुष्क उसका प्रभाव से एल्डिहाइड प्राप्त होता है, एल्डिहाइड का निर्माण होता है, तो ये किससे होगा आपका। एक बार जवाब इसको भी दे दीजिए, कमेंट में लिखिए इसका क्या हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर वो ए लगता है तो ए इसी तरह लिख दीजिए, बी आता है तो बी लिख दीजिए, सी आता है तो सी लिखिए। ऐसे कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए डी आता है डी, तभी हमको मान चले कि आपको जवाब क्या दे रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर, निम्न में से किस यौगिक के शुष्क स्त्रवण से एल्डिहाइड का निर्माण होता है, तो वह किससे होता है, तो ये आपका कैल्शियम फॉर्मेट तथा कैल्शियम एसीटेट, इसी से होता है, इसी से होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। बाकी कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम बेंजोएट ये आपका नहीं होने वाली है, आपका कैल्शियम एसीटेट भी नहीं होगा और कैल्शियम बेंजोएट भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए उसका हो जाएगा बिल्कुल भी राइट आंसर। और चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप कितना है, क्वेश्चन नंबर 63 में आपका क्लोरल का सूत्र है। क्लोरल एक होता है तत्व होता है, यानी क्लोरल का सूत्र क्या हो जाएगा, क्लोरल का सूत्र बताइए आप लोग। एक में है कि CaCl3, बी में है कि CH3Cl और सी में CCl3CHO और डी में है कि CHCl2CHO। क्लोरल का सूत्र क्या हो जाएगा, क्लोरल का सूत्र आपका होता है CHCl3 नहीं होगा आपका, CH3ClCHO ये भी नहीं होगा, CHCl2 और CHO ये भी आपका नहीं होने वाली है। बच गया कौन आपका, तब बच गया आपका ये वाला, बच गया सी हो जाएगा आपका बिल्कुल भी राइट आंसर। CCl3 और CHO ये आपका हो जाएगा बिल्कुल भी राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 64 नंबर अगला क्वेश्चन है 64 नंबर कि वह यौगिक जिसके साथ इथेनॉल की अभिक्रिया नहीं होती है, वह यौगिक जिसके साथ इथेनॉल की अभिक्रिया नहीं होती है वह क्या कहलाती है। एक में कि हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl, बी में कि Cl2 और सी में है कि PCl5 और डी में है कि AQNaHSO3। वह यौगिक जिसके साथ इथेनॉल की अभिक्रिया नहीं होती है यानी उसके साथ अभिक्रिया नहीं कराई जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस आपको हम एक में है HCl की Cl2 तो आपको Cl2 तो आपको नहीं करनी है, पहले काट दीजिए इसको, ये आपको कभी भी नहीं होने वाली है, आपका नहीं होगा। PCl ये भी आपका नहीं होगा, AQNaHSO3 आपका नहीं होगा। बच गया कौन, बच गया आपका HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, ये आपका हो जाएगा बिल्कुल भी राइट आंसर, आपका हो जाएगा बिल्कुल भी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में है आपका, क्वेश्चन नंबर 65 है वह अभिक्रिया जिससे बेंजल्डिहाइड को बेंजोइल अल्कोहल में परिवर्तित किया जा सकता है उसे क्या कहलाता है। वह अभिक्रिया जिससे बेंजल्डिहाइड को बेंजोइल अल्कोहल में जो परिवर्तित यानी उसमें बदला जा सकता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। एक में है कि फीटिंग अभिक्रिया, क्या इसे हम फीटिंग अभिक्रिया कहते हैं, कि केनेजोरो अभिक्रिया कहते हैं, कि बुर्ज अभिक्रिया कहते हैं, कि एल्डोल संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं, वह अभिक्रिया जिससे बेंजल्डिहाइड को बेंजोइल अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है उसे हम केनेजोरो अभिक्रिया कहते हैं। क्या, केनेजोरो अभिक्रिया कहते हैं, लेकिन फीटिंग अभिक्रिया नहीं कहते हैं, बुर्ज अभिक्रिया नहीं करते हैं और एल्डोल संघनन भी नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा बिल्कुल भी राइट आंसर। और चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका। क्वेश्चन नंबर 66 में है नाइट्रो समूह का बेंजीन वलय पर प्रभाव होता है, यानी नाइट्रो समूह का बेंजीन वलय पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक में है सक्रियणकारी, एक में है सक्रियणकारी, बी में है निष्क्रियणकारी, सी में है सामान्य और डी में है इनसे भिन्न यानी इससे सबसे अलग। तो नाइट्रो समूह का बेंजीन वलय पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये जो आपका प्रभाव पड़ता है वह सक्रियणकारी यानी एक्टिविटी नहीं बढ़ती है, सामान्य यानी नॉर्मल भी नहीं रहती है, इनमें से भिन्न भी नहीं रहते, वह निष्क्रिय रहती है, निष्क्रिय यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। और चलते हैं अगला क्वेश्चन पर 67 नंबर क्वेश्चन है आपका। 67 नंबर आपको क्वेश्चन में आपको है कि
ऑयल ऑफ मीराबेन कहलाती है। ये आपका बहुत ही VVI क्वेश्चन है, इसको आप अलग से याद कर लीजिए, कंट्रोल से याद कर लीजिए। ये आपका हो सकता है कि ये आ सकता है कि ऑयल ऑफ मीराबेन कहलाती है, कि बहुत बार ये आया गया है इसलिए संभावना है आने की। तो ऑयल ऑफ मीराबेन किसे कहते हैं? एक में है कि बेंजीन, ऑयल ऑफ मीराबेन कहलाती है तो बेंजीन। बी में है कॉर्टियस अभिक्रिया, और सी में है नाइट्रोबेंजीन, डी में है फिनॉल। क्या कहलाती है ऑयल ऑफ मीराबेन जो है वह क्या कहलाती है? तो आपका बेंजीन नहीं कहलाती है, बेंजीन नहीं कहलाती है, कॉर्टियस अभिक्रिया भी नहीं कहलाती है, फिनॉल भी नहीं कहलाती है, कहलाती है आपका नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी। और चलिए अगला क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 68 नंबर आपका है कि 68 नंबर में है एल्कीन साइनाइडों के पूर्ण जल अपघटन से उत्पाद बनता है। एल्कीन साइनाइडों के जब पूर्ण जल अपघटन होता है उससे कौन सा उत्पाद बनता है? एक में है कि एमीन, एक में एमीन, बी में है एमाइड, और सी में है एसिड, और डी में है एल्कोहल। क्या बनता है? एल्किल साइनाइडों के पूर्ण जल अपघटन से जो उत्पाद बनता है वो आपका क्या बनता है? आपका ये एमाइड नहीं बनता है, एमाइड नहीं बनता है, एसिड नहीं बनता है, आपका एल्कोहल नहीं बनता है, बनता है क्या? तो एमीन बनता है आपका, एमीन। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए अगला क्वेश्चन 69 नंबर पर है आपका, 70 देखने वाले हैं आप, 70 कंप्लीट ही होने वाला है। CH3CN का IUPAC नाम है, CH3CN का IUPAC नाम क्या है? एक में है मेथिल साइनाइड, बी में है मेथेन नाइट्राइल, सी में है एथेन नाइट्राइल, और डी में है एथिल नाइट्राइल। क्या है कि CH3CN का IUPAC नाम बताइए आप लोग। तो ये आपका क्या हो जाएगा 69 नंबर क्वेश्चन का? तो आपका मेथिल साइनाइड नहीं होगा, आपका मेथेन नाइट्राइल भी नहीं होगा, आपका ये एथिल नाइट्राइल है यह भी नहीं होगा, आपका क्या होगा? एथेन नाइट्राइल, यह आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। और चलिए अगला क्वेश्चन 70 नंबर चलता है, जो इसका अंतिम क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन को हम देख लेते हैं अच्छे तरीके से। अंतिम क्वेश्चन में कि एनिलीन एवं एसिटाल्डिहाइड प्रतिक्रिया कर क्या बनाते हैं? एनिलीन और एसिटाल्डिहाइड जो प्रतिक्रिया यानी एक संयोग करते हैं तो वह क्या बनाते हैं? एक में है कि कार्बाइल एमीन, बी में है नाइट्राइल बेंजीन, सी में है एमीन, और डी में है 6 बेस। क्या बनाती है? जब भी एनिलीन और एसिटाल्डिहाइड प्रतिक्रिया करती है तो वो आपका कार्बाइल एमीन नहीं बनाती है, नाइट्रोबेंजीन भी नहीं बनाती है, एमीन भी नहीं बनाती है। जब ये बनाती क्या है? आपका बनाती है 6 बेस, कुछ नाम ही इसका अजीब है, यही आपको बनाती है 6 बेस, ये बनाती है, ऑप्शन नंबर डी। तो हमने 70 क्वेश्चन देख लिए हो। आपको कितना इसमें से आप सही कर पाए, 60 कर पाए कि 50 कर पाए कि 40 कर पाए, एक बार कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा कि कितना आखिर कर पाए, कितना कर पाए आप इसे ज़रूर कमेंट में लिखिए, ताकि हमको पता चले तैयारी कितना अच्छे चल रही है कि नहीं चल रही है। तो अभी कमेंट में लिख दीजिएगा। और क्लास आज का क्लास आपको समझ में आया, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो।